now. फूलों की रानी बहारों की मल्लिका। गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। फटाफट से आ जाओ। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब मस्त तंदुरुस्त? आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ और फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल। यार एक तो ना हफ्ते में 3 दिन क्लास लगती है, 3 दिन का गैप हो जाता है, तो ऐसा लगता है पहली बार क्लास लेने आया हूं मैं। उतना ही एक्साइटमेंट होता है मेरे अंदर, उतना ही एक्साइटमेंट होता है तुम्हारे अंदर। ठीक है, मजा आता है पढ़ाने में, तुम्हें मजा आता है, बहुत मजा आता है यार। चिंता मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। अपन मस्त एकदम पढ़ने वाले हैं आज। और आज हम क्या करेंगे, आज थोड़ा सा क्लास बेटा जल्दी खत्म होगी। क्यों खत्म होगी? क्योंकि आज 12th का रिजल्ट आया है सीबीएसई बोर्ड का। सो स्टूडियो में ना क्लास लगी हुई है। सो हम 1 घंटे के अंदर क्लास खत्म कर देंगे और इस चैप्टर को भी निपटाएंगे, ठीक है ना। क्लियर हुआ? सो आज अपन ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। आई एम रियली सॉरी, बहुत ज्यादा पढ़ाना होता है मुझे तुम्हें, लेकिन कोई बात नहीं, आज हमें चैप्टर कंप्लीट करना है और आज इसका आखिरी लेक्चर है। सो 1 घंटे विद इन आवर, है ना, 1 घंटे के अंदर अपन जो है क्लास को खत्म कर देंगे, ठीक है। और मजा आएगा, इतनी गारंटी मैं लेता हूं। और कुछ इसके जो टॉपिक्स हैं वो बचे हुए हैं, इस टॉपिक को थोड़ा सा हम, इन टॉपिक्स को, जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको हम आज पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुआ ना? हाँ या ना? फटाफट से बताओ जल्दी से। तो एक काम करते हैं, बिना किसी देरी के, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग इस लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। सारे बच्चे एक बारी विद फायर इमोजी मेरे को क्या करेंगे, थम्स अप दे देंगे विद फायर इमोजी, फटाफट से जल्दी से। बेटा देखो, हाँ यार, आज मैंने ये चश्मा कैसा लग रहा है मेरे ऊपर, ये बताओ पहले। ये चश्मा अच्छा लग रहा है ना? हाँ, तो मैंने ये नया चश्मा लिया है, कैसा लग रहा है बताओ पहले। मस्त लग रहा है ना? हाँ, तो ये चश्मा मैं कल लेके आया हूँ। तो काफी आज तारीफें मिल रही थी मुझे इस चश्मे के लिए कि सर क्या चश्मा लिया है आपने, वाह हीरो लग रहे हो, एकदम हीरो लग रहे हो। तो बच्चे भी कुछ कमेंट कर रहे हैं कि सर चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है आपका। हाँ, तो एक नया चश्मा ले लिया है मैंने। ऐसा ही चश्मा मेरे शक्ल पे सूट करता है, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ तो स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। अब ज्यादा कोई कमेंट बाजी नहीं करेगा और अपन क्या करेंगे, अपन जो है बिना किसी देरी के जो है इस लेक्चर को शुरू कर देते हैं। तो देखो, ध्यान से देखो फटाफट से, है ना। तो सबसे पहले तो हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन करेंगे सर, किसका रिवीजन करेंगे? जो भी हमने अब तक पढ़ा है उसका हम रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। चले, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, रिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं। सो हम अब तक जो हम पढ़ते आए हैं तो उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्या करने वाले हैं हम, किन किन चीजों का रिवीजन करने वाले हैं। तो हम अपनी जो कहानी है वो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो पहली बार मेरी क्लास में आ रहे हैं नहीं आ रहे, है ना। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरी क्लास में पहली बार आ रहे हैं, नए बच्चे हैं। उनसे मैं बोलूंगा बेटा, जो पिछले 3 लेक्चर हो गए हैं इस चैप्टर के, पहले वो जाके देख लो, इसके बाद ही आपको ये लेक्चर जो है समझ में आएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना, उनको बाद में शिकायत करते हैं कि सर ने जो पढ़ाया समझ में नहीं आया। अरे बेटा, तुम बीच लेक्चर में कूदोगे आके तो कहां से समझ में आएगा, है ना। एकदम तुम्हारी वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, तो वो सब नहीं चलेगा। तो पहले आप पिछले जो लेक्चर्स हुए हैं यार उनको पहले देखो, ये डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। जो नए बच्चे हैं, जिनकी पहली क्लास है, ठीक है ना। क्लियर हुआ? हाँ, तो बहुत अच्छे। अरे सर हैंडसम लग रहे हो। अरे बेटा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ हो, मतलब तुमने तारीफ कर दी, तो मतलब मैं तुम्हारी तारीफ सुनने के लिए ही आज क्लास लेने आया हूं, तुम्हारी सिर्फ तारीफ सुनने के लिए। वाह, मतलब दिल जो है गदगद कर दिया तुमने, गदगद। चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं ना, पढ़ लेते हैं। सो हमारी कहानी कहां से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं तो अब तो आप भूल गए होगे, तो रिवीजन कर लेते हैं पहले सर रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। रिवीजन कर लेते हैं। आज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेके आया हूं, तो क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है ना। क्लियर हुआ? तो रिवीजन करें। रिवीजन अब तक कहां तक हो गया था हमारा, तो अब तक हमने चैप्टर कहां तक पढ़ लिया है, तो थोड़ा सा हम देखेंगे। जो हमने स्टार्टिंग में कहानी पढ़ी है उसकी हम बात कर लेते हैं। हमारी जो कहानी थी 1789 से शुरू हुई। 1789 में सर क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति हो गई सर। क्या हुआ सर? फ्रांसीसी क्रांति हो गई सर, ठीक है सर। हाँ, क्रांति हुई सर, बहुत अच्छी बात है। अब जब क्रांति हुई तो बहुत बड़े बदलाव हुए। तो सबसे पहले हमने फ्रांसीसी क्रांति से पहले की कहानी पढ़ी, है ना। और उसके बाद हमने फ्रांसीसी क्रांति वाले दिन क्या हुआ इसकी हमने कहानी पढ़ी, ठीक है सर। अब हम फ्रांसीसी क्रांति के आगे की, इसके बाद क्या हुआ, क्रांति के बाद 1789 के बाद क्या हुआ, इसकी हम स्टोरी पढ़ रहे थे, ठीक है ना। हमने पहले क्या स्टोरी पढ़ी कि भाई एक राजा हुआ करता था। अगर मैं बात करूं पूरे फ्रांस का, इसका नाम था लुई 16वां। 1774 में राजा बना, और जब ये राजा बना महज 20 वर्ष का था ये राजा, ठीक है। अच्छा, इसकी जो बीवी हुआ करती थी मैरी एंटोनी थी, और ये बहुत ज्यादा कैसे क्रूर शासक थे, आप बोल सकते हो। ये जनता का जो है शोषण किया करते थे। 1789 से पहले की हम बात करूं तो फ्रांस का पूरा समाज जो था वो ऐसा था जो 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। इन तीनों ही वर्गों में पूरा समाज बटा हुआ था। प्रथम वर्ग में पादरी वर्ग आता था, द्वितीय वर्ग में कुलीन वर्ग आता था, और अगर मैं तृतीय वर्ग की बात करूं तो तृतीय वर्ग में बाकी के जो बचे हुए लोग हैं वो आया करते थे। फिर मैंने आपको बताया क्रांति क्यों हुई, तो मैंने आपको इसकी पूरी कहानी बताई कि क्रांति क्यों हुई सर। क्रांति की मेन वजह क्या थी, क्योंकि जो राजा था, जब वो राजा बना, लुई 16वां जब राजा बना, तो उसको पता लगा उसकी पूरी तिजोरी खाली है और वो टैक्स बढ़ाना चाहता था। और टैक्स के लिए उसने एक मीटिंग रखी जिसको हम स्टेट जनरल की मीटिंग बोलते थे। अब जब किसी राजा को टैक्स बढ़ाने होते थे
फ्रांस के राजा को अगर टैक्स बढ़ाने हैं तो खुद वो बढ़ा नहीं सकता, उसको तीनों स्टेट के जो लोग हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय, उनको बुलाना पड़ेगा, उनकी मीटिंग होगी। अब इसकी अगर मीटिंग की हम बात करें तो 1200 लोग आए इस मीटिंग में, है ना। और आप देखोगे हर एक स्टेट का जो है एक वोट था, ना कि हर एक प्रतिनिधि का। तो आप बोल सकते हो कि भाई प्रथम और द्वितीय वाले जो लोग थे उन्होंने राजा के पक्ष में वोट दिया, और राजा से यहां पर जो तृतीय वर्ग का कहना यह था कि भैया हर एक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए। इसी बात पर लड़ाई हो जाती है, और आप देखोगे कि हमारी जो 600 लोग जो थे, जो कि तृतीय वर्ग में आते थे, जो कि पूरा तृतीय वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, आप देखोगे जो लोग होते हैं टेनिस कोर्ट में चले जाते हैं और खुद की एक नेशनल असेंबली बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? खुद की एक नेशनल असेंबली बना लेते हैं। ये हमने सब पढ़ा। फिर आप देखोगे इन्होंने जो है 1791 तक जो है फ्रांस का संविधान बना दिया। अब क्या होगा, अब यहां पर जो फ्रांस था उसको क्या बना दिया गया, उसको एक संवैधानिक, है ना, संवैधानिक, इसको क्या बना दिया गया, आप बोल सकते हो कि एक संवैधानिक राजतंत्र बना दिया गया। संवैधानिक राजतंत्र बना दिया गया किसको भाई? पूरे फ्रांस को। ये सारी चीजें हुई, ये सारी चीजें हुई, फ्रांस पूरा संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे जो भी प्रतिनिधि चुने जाएंगे, जो भी संवैधानिक राजतंत्र जो होगा, इसमें क्या होगा बेसिकली, इसमें आप देखोगे कि राजा भी होगा, राजा भी होगा और एक तरह का लोकतंत्र भी होगा, लोकतंत्र भी होगा, राजा भी होगा, लोकतंत्र भी होगा। यानी कि राजा भी रूल करेगा और यहां पर जनता जो है वो अपने नेशनल असेंबली को चुनेगी। यहां पर राजा जो होगा वो किसके हिसाब से चलेगा? संविधान के हिसाब से चलेगा, देश के संविधान के हिसाब से चलेगा। ये हमने पढ़ लिया था। फिर क्या हुआ, फिर आपने देखा कि वोट डालने का अधिकार सबको नहीं था, कुछ लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था। कुछ लोग जो थे उनको वोट डालने का अधिकार था। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते थे? ऐसे लोगों को हम सक्रिय नागरिक बोलते थे। क्या बोलते थे सर? सक्रिय नागरिक बोलते थे। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा। सक्रिय नागरिक कौन थे भाई? जो लोग 25 वर्ष से ऊपर के थे, जो लोग टैक्स दिया करते थे और जो पढ़े लिखे थे। जो लोग पढ़े लिखे थे ऐसे लोगों को सक्रिय नागरिक बोला गया। इन्हीं को अधिकार था नेशनल असेंबली को चुनने का। अब आप देखोगे 90% जो लोग थे उनको अधिकार नहीं था वोट देने का। तो एक ऐसा लोकतंत्र, ठीक है ना। फिर ये सब चलता रहा। बाद में आप देखोगे युद्ध कर दिया। बाद में आप देखोगे कि जो हमारा जो लुई 16वां था, इसने आसपास के राजाओं से साठगांठ करके युद्ध करवा दिया। और आप देखोगे फाइनली युद्ध होता है और युद्ध में फ्रांस जो होता है वो ऑस्ट्रिया और प्रूशिया को हरा देता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता क्या है, राजा पे मुकदमा चलाया जाता है। और इसी बीच एक नई चीज होती है सर। इसी बीच क्या चीज होती है सर? आप देखोगे जैकोबियन क्लब का राज होता है। जैकोबियन क्लब जो होता है, जैकोबियन क्लब जो होता है, ये उठ खड़ा होता है, इसका उदय होता है। और आप देखोगे इसका जो नेता था मैक्स मिलर रॉबिस्पियर, ये क्या बन जाता है? वो राजा बन जाता है। राजा नहीं, एक तरह से आप बोल सकते हो मैक्स मिलर रॉबिस्पियर जो था वो जैकोबियन क्लब का जो है नेता था। और जैकोबिन क्लब जो है किसका क्लब था? तो एक गरीब लोगों का क्लब था। इसमें जो भी किसान है, छोटे मोटे मजदूर हैं, कारीगर वगैरह जो हैं, ये सब आया करते थे। मतलब ये था कि 90% जो लोग हैं जिनको वोट डालने का अधिकार नहीं है, उनको ऐसा लगता था कि ये जो असेंबली बनाई गई है सिर्फ दिखावटी असेंबली है, क्योंकि हमें तो वोटिंग अधिकार है ही नहीं। तो आप देखोगे कि जब आप बोल सकते हो जैकोबिन क्लब के जो लोग थे ये इतने ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? आप देखोगे नेशनल असेंबली को हटा देंगे। नेशनल असेंबली को हटाने के बाद क्या आता है? फटाफट से बताओ। नेशनल असेंबली को जब हटा दिया जाता है, पहले नेशनल असेंबली बनाई गई थी, नेशनल असेंबली को हटाने के बाद क्या बनाया जाता है? आप सबसे पहले ये बताओ फटाफट से, क्या बनाया जाता है? जल्दी से बताओ। नेशनल असेंबली को हटाने के बाद क्या बनाया जाता है? फटाफट से बताओ जल्दी से, क्या बनाया जाता है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बताओ। नेशनल असेंबली को जब हटा दिया जाता है तो जैकोबिन क्लब वाले इसका नाम बदलकर क्या रख देते हैं? फटाफट से बताओ मेरे को, जल्दी से मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताओगे तुम, फटाफट से। एक मिनट, तुम्हारे कॉमेंट रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहे? हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, है ना। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ अब यहां पर आपको जो है आपके जो कमेंट्स है वो रिफ्रेश हो रहे हैं। ठीक है, रिफ्रेश हो रहे हैं। अब कमेंट, हाँ अब दिख रहा है। हाँ बहुत बढ़िया। तो आप देखोगे कि जो नेशनल असेंबली जो थी, नेशनल असेंबली जो थी, इसको हटा दिया जाता है। इसका नाम बदल के क्या रख दिया जाता है? कन्वेंशन, कन्वेंशन रख दिया जाता है। और आप देखोगे कि बहुत सारे बदलाव किए जाते हैं कन्वेंशन के आने के बाद। कन्वेंशन का नेता कौन था? आप देखोगे इस पर रूल कौन कर रहा था? तो हमारा जो मैक्स मिलर रॉबिस्पियर जो था, जो कि जैकोबिन क्लब का सबसे बड़ा नेता था, उसने कन्वेंशन बना दिया। अब इसने जो भी नियम कानून थे उन सबको बदल दिया। इसने बोला कि जो भी व्यक्ति 21 वर्ष से ऊपर का है, जो भी व्यक्ति 21 वर्ष से ऊपर का है, उन सबको वोट डालने का अधिकार है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको जो है वोट डालने का अधिकार है। इसने बोला कि जो हो सकता है उसको वोट डालो, है ना। तो आप देखोगे बहुत सारे नियम कानून बदल देगा, लेकिन हाँ याद रखना, औरतों को फिर भी मताधिकार नहीं मिलेंगे। तो जैकोबिन क्लब तक की जो कहानी थी वो हमने पढ़ ली थी। यहां तक मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया। यहां तक मैंने पिछली क्लास का पढ़ाया है उसको थोड़ा सा रिवाइज करवाया। फटाफट से बताओ कि ये तुम्हें क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है तुम्हें? यहां तक मैंने रिवीजन करवा दिया है, कुछ मैंने नया नहीं पढ़ाया। जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। क्लियर हुई इतनी चीजें? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो इतनी चीजें आपको ये होप क्लियर हो गई होंगी। आज हम किसके बारे में बात करेंगे सर? आज हम बात करेंगे किसके बारे में? तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे आतंक के राज के बारे में।
आतंक का राज किसके बारे में बात हो रही है सर? किसके बारे में बात हो रही है? तो इसके बारे में बात करेंगे सर। ये किसके बारे में बात की जा रही है? आतंक का राज किसका? आतंक का राज, है ना। और फिर हम बात करेंगे डायरेक्टरी के बारे में। अब क्या होगा? अब कन्वेंशन को भी हटा दिया जाएगा और कन्वेंशन को हटा के कौन आएगा? डायरेक्टरी आएगी। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले। ये दोनों जो टॉपिक्स हैं इनको हम जल्दी कवर करेंगे और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? इस चैप्टर का सफाया करेंगे, अंतिम संस्कार करेंगे। क्लियर हुआ ना? चलिए, बहुत बढ़िया, क्लियर होगी ना? हाँ, तो अगर जो बच्चे नए हैं तो उनसे मैं बोलूंगा पिछले लेक्चर देख लो। इस लेक्चर में मैंने अभी तक कुछ नया नहीं पढ़ाया, अब हम पढ़ेंगे नया, आतंक का राज। सर ये आतंक का राज क्या है? आतंक का राज सर क्या है? सबसे पहले इसके बारे में बता दो। अब ये है क्या सर आतंक का राज? मतलब किसके बारे में बात हो रही है? इसको इंग्लिश में जैसा आप पढ़ोगे तो उसका मतलब है रेन ऑफ टेरर, कि कौन आतंक कर रहा है सर। अब तो सब कुछ सही हो गया, कन्वेंशन आ गई है भाई। जो हमारे मैक्स मिलर रॉबिस्पियर जो है, ये तो बहुत बढ़िया इंसान निकले। इन्होंने तो सबको अधिकार दिए कि भाई कोई भी 21 वर्ष से ऊपर का हो, पुरुष स्त्री अनपढ़ गंवार पढ़ा लिखा, सबको जो है वोट डालने का अधिकार है। तो दिक्कत क्या थी? दिक्कत यही थी भाई, लोगों को लगा कि ये जो आदमी है, ये देख रहे हो शक्ल इसकी, देख रहे हो मासूम सी शक्ल जो है इसकी, ये कौन है भाई? ये मैक्स मिलर रॉबिस्पियर है, जो कि जैकोबिन क्लब का नेता था। इसने कन्वेंशन बनाई और आप देखोगे इसने सबको वोट डालने का अधिकार दिया। आप तो कहोगे बहुत बढ़िया आदमी है, तो सर इतना बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया आदमी है। नहीं, ये बढ़िया आदमी नहीं था। दिक्कत इसके साथ पता है क्या थी? ये बहुत ज्यादा इगोइस्टिक बंदा था। मतलब क्या? मतलब ये सर कि इसके खिलाफ अगर कोई भी जाता था तो उसको वो देशद्रोही बता दिया करता था। मतलब ये जैसे होता नहीं है, सरकार को कभी तुम गलत बोल रहे हो तो सरकार को तुम गलत बोल रहे हो तो तुम्हें देशद्रोही बता दिया गया। अगर कोई भी इंसान इसको कोई सुझाव देता था, या फिर कोई भी इंसान जो इससे अग्री नहीं करता था, जो इससे सहमति नहीं दिखाता था, तो इसको ये देशद्रोही मानकर उसको कटवा दिया करता था, गिलोटीन करवा दिया करता था। सर ये कैसी बात है? हाँ, आपको जान के विश्वास होगा, आप देखोगे ना 1793 से लेके 94 तक इसने करीबन जो है 20,000 से ज्यादा लोगों का जो है सर कटवाया था। क्यों कटवाया था? छोटी छोटी बातों पे। जैसे मैंने कुछ राय दी आपको और आपने बोला कि सर ये तो मेरे को सही नहीं लग रहा, तो ऑब्वियसली बात है भाई, हर अपना ओपिनियन होता है ना, हर किसी अपनी अपनी राय होती है भाई। अगर मैं कुछ बोलूंगा, जरूरी थोड़ी ना कि तुम हर बात पे मेरी अग्री कर जाओ। मानते हो नहीं मानते? जैसे मैंने कुछ भी बोला तुमसे कि भाई ये काम जो है ये बहुत बढ़िया है, मैंने बोला सामने जो कुआं है उसमें कूद जाओ। अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता ना कि भाई मेरी बात पे हर कोई जो है अग्री करे, हर कोई सहमति जताए। अरे कोई ना कोई तो मेरे को सुझाव देगा कि सर नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है, आप ऐसा नहीं ऐसा करिए। मानते हो नहीं मानते? इसके साथ में यही दिक्कत थी। इसके खिलाफ जो भी जाया करता था, जो भी नेता है, दूसरी पार्टी का नेता है, जो भी इसके खिलाफ बोला करता था, उसको सीधा उठवा के जेल में डलवा दिया करता था, मुकदमा चलाया करता था देशद्रोही का, कि इसने देश के खिलाफ विद्रोह किया। अब सोच के देखो, अब कोई इंसान इससे सहमति नहीं दिखाता तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो देशद्रोही है ना भाई। अपने अपने सुझाव होते हैं सबके। सबको इसने क्या किया? सबको इसने मरवाना शुरू कर दिया। इवन इसके पार्टी के भी जो लोग थे, मतलब इसके जो पार्टी थी जैकोबिन क्लब, जो पूरा संगठन था, इसके पार्टी के जो लोग थे वो भी इससे डरा करते थे कि भैया जो ये बोल रहा है उसकी हमें हाँ मिला दो, वरना ये क्या करेगा? ये फंसवा देगा भाई, ये देशद्रोह के चक्कर में फंसवा देगा और हमें क्या करवा देगा? हमें भी मरवा देगा। तो इसने कई सारे अपने खुद की पार्टी के लोगों को मरवाया इसने। क्यों? बस इस बात पे कि भैया तुम्हें जो मैं बोल रहा हूं उस पर तुम्हें अमल करना पड़ेगा। मेरे खिलाफ जाओगे यानी कि देश के खिलाफ जाओगे। ये बहुत गलत था। तो इसी के राज को बोला जाता है आतंकी राज। लोगों को लगा था सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन सब कुछ सही नहीं हुआ। इसने काफी सारी चीजें सही तो की, लेकिन उससे ज्यादा जो है इसने बेकार कर दी। इसने बहुत सारे लोगों को मरवाया, 20,000 से ज्यादा लोगों को जो है इसने मरवाया था। क्यों मरवाया था? सिर्फ क्योंकि जो लोग इसके खिलाफ जाते थे उसको ये देशद्रोही जो है करवा दिया करता, देशद्रोही डिक्लेयर करवा दिया करता था। समझ में आया नहीं आया? फटाफट इतना। हाँ, पागल था ये, सीरियसली। ये इंसान जो था साइको था, पागल था ये इंसान। लोग बताते हैं इसके बारे में, कभी फ्रेंच रेवोल्यूशन मूवी देखना, ये ही वॉज द साइकोटिक पर्सन। बहुत ज्यादा बड़ा साइको था। कुछ भी बोला सामने वाले में, थोड़ा गुस्सा आ गया तो उसको जेल में डलवा दिया और मरवा दिया। तो ऐसा इंसान था ये। तो लोग इससे डरने लगे थे। सोच के देखो, 1-1.5 साल में 20,000 से ज्यादा लोगों का इसने कत्ल करवाया। किस नाम पे? क्योंकि भैया इसने हमारी बात नहीं मानी तो ये देशद्रोही है। तो ये दिक्कत थी। तो इसका नाम क्या था भाई? इसका नाम याद रखना, मैक्स मिलर रॉबिस्पियर, है ना। ये एक बहुत ही कठोर शासक था। कहने को तो इसने कुछ सकारात्मक परिवर्तन किए, कुछ अच्छे परिवर्तन किए इसने, लेकिन उससे ज्यादा इसने बहुत ज्यादा बेकार चीजें जो की, उससे जो है लोग डरने लगे थे। आप देखोगे जो भी इसका विरोध करता था, हर विरोधी को जो है वो मौत की सजा सुना दिया करता था। भाई तुम अगर मेरा विरोध कर रहे हो तो तुम्हें मौत की सजा हो जाएगी। भाई ये कोई बात थोड़ी ना हुई भाई। अरे तुम गलत हो तो गलत हो, सही बात है ना। तो सामने वाला बंदा बोलेगा तो कि भैया तुम गलत हो, लेकिन कोई भी तुम्हें गलत बोल रहा है तो तुमने क्या बोला कि नहीं तू गलत बोल रहा है ना, तूने मेरी बात नहीं मानी, इसका मतलब तू देशद्रोही है। तो ये होता था, है ना। चाहे वो उसकी पार्टी का भी सदस्य क्यों ना हो। सोच के देखो, मतलब ये अपनी जो खुद की पार्टी जो है
उनके सदस्यों को भी बख्शता नहीं था, और इसने 20,000 से ज्यादा लोगों को जो है गिलोटिन करवाया था। याद रखो ये मशीन है गिलोटिन वाली। अब देखोगे नीचे नीचे क्या हुआ, नीचे इंसान को लाया जाता है, उसको बांधा, इनके दोनों हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं, पैर भी बांध दिए जाते हैं ताकि ये फड़फड़ाए ना। और ऊपर से कम 150 किलो का क्या होता है, पैना ब्लेड होता है, ऊपर से रस्सी छोड़ी जाती है, ये ब्लेड सीधा नीचे आएगा, देखो ध्यान से, है ना। ये हमारा ब्लेड है, ये ब्लेड लगा हुआ है ना। ऊपर से जब ये भाई साहब ये जो आप देख रहे हो ना, इंसान जो है ना, ये क्या करेगा, ये जब ये रस्सी छोड़ेगा तो आप देखोगे ये जो पूरा लोहे का जो ब्लेड है ये नीचे आएगा, और ये सर जो है धड़ से अलग हो जाएगा। बहुत ही दर्दनाक मौत हुआ करती थी, है ना। इसको पेनलेस डेथ बोला जाता था, ताकि क्योंकि जिस बंदे ने इसको बनाया था उसका नाम था डॉक्टर ग्लोटीन। अब बोलता था कि ये पेनलेस डेथ है, इसमें दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक झटके में ही जो है सर कट जाता है। अरे भैया मौत तो मौत है भैया, है मौत तो मौत है। सोच के देखो, ये पता, और ये भरी सभा में हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि भाई चुपचाप किया जा रहा है। आज के टाइम पर जिसको फांसी दी जाती है दिखाया थोड़ा ना जाता है, टेलीकास्ट थोड़ा ना किया जाता है, ये बीच चौराहे पे किया जाता था। हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई है और गिलोटिन किया जा रहा है। ऐसा करके इसने करीबन जो है 20,000 से ज्यादा लोगों को जो है मौत के घाट उतार दिया। ये जल्लाद है ना, ये जल्लाद है। ये क्या करता था, रस्सी छोड़ता था, ब्लेड नीचे गिरता था। तो ये सारी जो चीजें हैं, हाँ फांसी नहीं दिया जाता था, गिलोटिन किया जाता था, क्योंकि इसका मानना यह था ये रियल वाली मशीन है, देखो, है ना, ये सच में रखी हुई है। फ्रांस में जाओगे तो आपको मिलेगी। इसको हम बोलते थे गिलोटिन वाली मशीन। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए, तो डॉक्टर गिलोटिन नाम का एक व्यक्ति था जिसने सर धड़ से अलग करने वाली एक मशीन बनाई थी, जिसको गिलोटिन नाम दिया गया था। क्योंकि इसको बनाया किसने था, गिलोटिन ने बनाया था। तो आप बोल सकते हो कि ये जो पूरी मशीन है, इसको गिलोटिन नाम दिया गया था, क्योंकि डॉक्टर गिलोटिन ने इसको बनाया था। चलिए, अब इस पूरे मशीन के जो आपको फीचर्स दे रखे हैं, जो मैंने ऑलरेडी बता दिए आपको। ऐसा बोला जाता था इस मौत से दर्द ज्यादा नहीं होता, क्योंकि एक झटके में गला धड़ से अलग हो जाता है। ठीक है ना। थोड़ा रूह कहां पे तुम्हारी कि कैसा लगता होगा, सोच के देखो। इंसान के दोनों हाथ पीछे बांध दिए जाते थे, ऐसे करके पैर दोनों बांध दिए जाते थे। वो ना ऐसे कर सकता ना ऐसे कर सकता है। ऊपर से क्या आएगा, ऊपर से भाई ब्लेड आएगा और यहां पे लगेगा। भाई मतलब दर्दनाक मौत, मैं तो नहीं मानता। चलिए, अब आप देखोगे कि यहां पर जब ये आतंक का राज चल रहा था, तो रॉबिस्पियर की जो सरकार थी, है ना, जो शासक था ये मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, बहुत ही क्रूर शासक था। लेकिन आप देखोगे इसने कई सारी जो चीजें हैं वो अच्छी कर दी थी। मतलब ऐसा नहीं था कि इसने सारे निर्णय बेकार लिए, इसने कुछ चीजें अच्छी भी की। तो भैया अच्छी और बुरी दोनों के बारे में बात करेंगे। बुरे के बारे में बात कर ली हमने, बुरा बहुत ज्यादा ही बुरा है ना। जिसको मन करता है उसको गले, जिसका मन करता है उसको जो है गला कटवा देता है। किसी को नहीं बख्शा इसने। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे बड़े बड़े राष्ट्रवादी लोग थे, उनको जो है मरवा दिया इसने। ठीक है ना। लेकिन इसकी सरकार जब थी, इसका शासन जब था, तो इसने कई सारे बदलाव भी किए। कौन से बदलाव किए, तो आप देखोगे इसने सबसे पहले अधिकतम वेतन की सीमा तय कर दी। मतलब किसी को कितना अधिकतम वेतन मिल सकता है, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, उसकी सीमा जो है तय कर दी कि भैया अगर तुम मजदूर हो तुम्हें 300 रुपए डेली के मिलेंगे, अगर तुम कुछ और काम में हो तो उसका जो वेतन है तुम्हें उस हिसाब से मिलेगा। तो इसने अधिकतम वेतन कितना होना चाहिए, अधिकतम किसी का वेतन कितना होना चाहिए, सैलरी कितनी होनी चाहिए, उसकी सीमा इसने तय कर दी। सर बहुत अच्छी बात है। इसने क्या किया, दूसरा इसने अच्छा बदलाव यह किया कि चीजों के दाम तय कर दिए इसने, है ना। और आप देखोगे कई सामान की जो है राशनिंग कर दी। भाई सिंपल सी बात है, हर एक सामान की क्या होगी, राशनिंग होगी। हर एक सामान की जो है जो प्राइस है, जो उसका प्राइस टैग है, वो निर्धारित किया जाएगा कि उससे ज्यादा जो है, उस दाम से ज्यादा आप उस प्राइस पे नहीं बेच सकते। तो चीजों के दाम जो है इसने निर्धारित कर लिए। चीजों के जो दाम थे वो इसने तय कर लिए कि भाई इस दाम पे ही जो है किसी चीज को, किसी वस्तु को जो है बेचा जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हुई, हाँ ना, फटाफट से बताओ जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई। पानी पी लूं मैं, पानी पी लूं, फटाफट से बताओ जल्दी से। पानी पी लूं, पानी पी लेता हूं थोड़ा सा, है ना। सर राशन, अरे राशन का मतलब बताया तो मैंने। राशन का मतलब होता है किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की, है ना, किसी वस्तु किसी वस्तु की हम बात करें, उसके दाम को, उसके प्राइस को, उसके मूल्य को जो है निर्धारित करना, उसको हम बोलते हैं राशनिंग। किसी भी चीज के आप मूल्य को निर्धारित कर देते हो कि भाई इस मूल्य पे जो है बेचा जाएगा, उसको बोलते हैं राशनिंग। ठीक है ना, क्लियर हुआ ना, राशनिंग इसको बोलते हैं। चश्मा लगा के कूल लग रहा हूं, अरे वाह, अरे हैंडसम तो हूं मैं भाई। इतना मैं बताया था ना कि यहाँ पे ब्लैक टी शर्ट पहनने पे बैन लगा हुआ है। स्टूडियो में आके पहनता हूं मैं, वरना क्या होता है मैं दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। तो स्टूडियो में आता हूँ, साफ साफ मना कर रखा है कि भाई देखो ऐसा है कि तुम अगर ब्लैक टी शर्ट पहनोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तुम्हें स्टूडियो में आना है, उसके बाद कपड़े चेंज करने हैं, उसके बाद तुम्हें ब्लैक टी शर्ट पहननी है। ब्लैक टी शर्ट पहनना अलाउड नहीं है, ना ही चश्मा लगाना अलाउड है। ये चश्मा भी वहीं पे लगाता हूँ। चलो ठीक है ना, क्लियर हुआ। हाँ चलो, तो इसने क्या किया, इसने सबसे पहले अधिकतम वेतन तय कर दिया। कई सामानों की जो इसने राशनिंग करनी शुरू कर दी, उनका जो मूल्य है वो निर्धारित करना शुरू कर दिया इसने। ठीक है सर,
अच्छा, अब होता क्या था, इससे हुआ ये कि किसानों को फायदा मिला। पहले क्या था, पहले किसानों का शोषण बहुत किया जाता था। अब क्योंकि इसने बहुत सारे सामानों की, बहुत सारी जो आप बोल सकते हो खाद्य पदार्थ जो है उनकी राशनिंग कर दी, उसने मूल्य को तय कर दिया। तो आप देखोगे ना, तय कीमत पर जो है शहर में जाकर अनाज बेच सकते थे। मतलब किसानों का फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि अब तक क्या था, अब तक किसानों के पास कोई भी तय कीमत नहीं थी, लेकिन सरकार ने एक तय कीमत निकाल दी। मैक्स मिलर रॉबिस्पियर ने एक तय कीमत निकाल दी, और उस तय कीमत पर ही आप जो है आप जो है बाजार में जाके अपने सामानों को बेचोगे। ठीक है ना। हुआ क्या, लोग जो है सफेद आटे का इस्तेमाल करते थे, जो कि बहुत महंगा आता था। सफेद जो आटा होता था बेसिकली, जो महंगा आता था, और इस पर क्या लगा दिया, इस पर जो है लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया, और सबके लिए जो है समता रोटी खाना जो अनिवार्य कर दिया। मतलब समता रोटी एक लो क्वालिटी की रोटी हुआ करती थी, उसको खाना अनिवार्य कर दिया। सफेद आटा जो हुआ करता था उस पर बैन लगा दिया। क्यों? क्योंकि जो आटा था बहुत ज्यादा महंगा था, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो याद रखो, ये जो जितने भी निर्णय ले रहा है, ये सिर्फ किनको ध्यान में रखते हुए ले रहा है, जो गरीब लोग हैं, जो तृतीय स्टेट में आते हैं, और तृतीय स्टेट में भी सबसे नीचे के जो लोग हैं, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, उन सबके लिए जो है ये अच्छे अच्छे निर्णय लेता जा रहा है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है। क्योंकि क्वेश्चन जो है सीधा सीधा आ सकता है एग्जाम में कि भैया जब मैक्स मिलर रॉबिस्पियर का शासन आया तो इसने कौन कौन से बदलाव किए। तो ये सारे बदलाव आपको जो है लिख देने हैं। ये क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और इसने क्या क्या बदलाव किए? बहुत सारे बदलाव किए इसने। सामाजिक जीवन में भी लोगों की बहुत सारे बदलाव लाए। जैसे कि आप देखोगे, पुरुषों और स्त्रियों के परंपरागत संबोधन, जैसे मौसूर और मदाम के स्थान पर अब क्या होगा, पहले क्या था, पहले यहां पे जो पुरुष है उसको मौसूर बुलाया करते थे, और स्त्री को, महिला को जो है मदाम बुलाया करते थे। ठीक है, मदाम या फिर मौसूर। ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब इसके स्थान पर क्या इस्तेमाल किया जाएगा? इसके इस्तेमाल पर इस्तेमाल किया जाएगा सितोयन और सितोइन। बहुत ही अलग अलग शब्द जो इस्तेमाल किए, फ्रेंच शब्द है। पहले क्या होता था, पहले आप देखोगे कि जो फ्रांस के जो नागरिक हैं, नागरिक जो है, जो हमारे पुरुष लोग हैं, इनको क्या बुलाते थे? इनको बुलाते थे मौसूर। और फीमेल की हम बात करें, या फिर हम बात करें स्त्री की, महिला की अगर हम बात करें, इनको बुलाया जाता था मदाम। अब इनकी जगह कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे? इनकी जगह जो है सितोयन, और आप बोल सकते हो सितोइन का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। पुरुष नागरिक के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा? सितोयन। और महिला नागरिक के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा? सितोइन। तो ऐसे ऐसे कुछ शब्द जो है इसने इस्तेमाल कर लिए। इसने क्या किया? इसने एक अच्छा काम किया। इसने काम किया, जितने भी चर्च जो थे, जो कि ज्यादातर बहुत सारे चर्च हुआ करते थे, बहुत सारे ऐसे इसमें ऐसे चर्च थे जो ऐसे पड़े हुए थे, मतलब उनका कोई इस्तेमाल नहीं करता था, या फिर वो ऐसे बनवा दिए गए थे। उन सारे चर्चों को जो है बंद करवा दिया। चर्चों को बंद करवा के उनकी इमारतों को दफ्तरों में, बैंकों में जो है कन्वर्ट कर दिया। सोच के देखो, ये अच्छा काम किया इसने। बहुत सारे ऐसे चर्च बना दिए गए थे, जो कि ऐसे ही राजा का मन हुआ कि भाई इधर फलानी जगह पर चर्च बनवाना है, तो बनवा दिया उसने। अब उसने, उसके मन में आया कि देखो, एक जगह पर जहां पर बहुत सारे चर्च ऑलरेडी हैं, तो इतने सारे चर्चों का होगा क्या। सोच के देखो, तुम्हारी गली में 5 मंदिर है, अब भाई पूजा करने वाले तो 1 या 2 मंदिर में कर लेंगे। तो उसके मन में आया कि एक काम करते हैं, बाकी के जो चर्च हैं, जो बहुत ज्यादा संख्या में, इनको एक काम करते हैं, इनमें चर्च वर्च तो हटाते हैं। चर्च को हटा, चर्च समझते हो ना, जहां ईसाई लोग पूजा करते हैं उसको चर्च बोलते हैं। तो जहां ईसाई लोग पूजा करते हैं उसको चर्च बोलते हैं। तो उसने क्या किया, इसने बहुत सारे चर्चों को बंद करवा दिया, और उनकी जगह उसी बिल्डिंग में आप देखोगे उसने बहुत सारी बैंकें और इमारतों को बनवाया, जहां पर दफ्तर वगैरह चला करते, जहां पर सरकारी दफ्तर जो थे वो खुलवा दिए, कि भाई अब इन चर्चों में क्या होगा, दफ्तर बनेंगे, ऑफिस के काम होंगे, दफ्तर के काम होंगे, प्लस यहां पे बैंक वगैरह जो है बनेगी। ठीक है ना। चलो, समझ में आया, ये सारी चीज समझ में आई। तो इसने बहुत सारे बदलाव किए, बहुत सारे चर्चों को जो है इसने बंद करवा लिया। बेटा लिखने नहीं है जो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको सुनो, लिखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। तभी मैं बोलता हूं या तो लिख लो या फिर समझ लो। लिखने का टाइम बाद में मिल जाएगा आपको, पूरे नोट्स आपके जो है पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे। तो अभी क्या कर रहा हूं, अभी सिर्फ सुनो आप, लिखना नहीं है। मैंने देखा है बच्चे, बहुत सारे बच्चों को समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं लिखने लगते हैं, है ना। आपका माइंड जो है वो एक जगह ही जो है फोकस कर पाता है, 2-2 जगह नहीं कर पाता। तो आप पहले जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, एंड देन बाद में आपको नोट करने का टाइम बहुत मिलेगा। पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ में से नोट कर लेना। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे हम बात करें, आगे हम बात कर लेते हैं। फिर क्या हुआ, होता क्या है भाई, दिक्कत ये हुई कि भाई रॉबेस्पियर के जो क्रूर नियम जो थे, कुछ अच्छे नियम थे, कुछ जो है इसके क्रूर नियम भी थे। तो देखोगे आसपास त्राही त्राही मच गई, और आप देखोगे कि इसने करीबन 20,000 से ज्यादा लोगों को मरवा दिया। ठीक है सर, जो भी इसके खिलाफ जाया करता था उसको मरवा दिया करता था। और आप देखोगे 1794 की बात है। अब देखो, अब बहुत ही सेटिस्फाइंग मोमेंट आने वाला है कि सर इसने इतने सारे लोगों को चढ़ा दिया सूली पे, लोग डर रहे हैं इससे। तो बेटा होता है ना कि कर्मा, कर्मा सुना है तुमने, कि जो तुम करोगे उसका भरोगे तुम, जो तुमने गलत काम किए हैं उसका भरोगे ही भरोगे तुम। तो भैया इसके साथ भी यही हुआ। आपके मन में आ रहा होगा सर ये इंसान इतना गंदा है, 20,000 से ज्यादा निर्दोष लोगों को उसने मरवा दिया, बहुत सारे जो इनोसेंट लोग थे उनको मरवा दिया इसने, क्या इसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। होता क्या है कि भाई इसके पार्टी के लोग इससे डरने लगे थे। अब हुआ क्या, सबने मिलकर इसके खिलाफ ही क्या कर दिया, इसके खिलाफ ही मुकदमा चला दिया कि भैया ये क्या है, ये देशद्रोही है, इसने हजारों निर्दोषों को मारा है।
सब इसके खिलाफ खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि सब लोग इसके डरने लगे थे। इसका खत्म होना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर ये जिंदा रहता तो और ज्यादा लोगों को मार देता। तो यहां पे लोगों को समझ में आया, इसकी इवन पार्टी के लोगों को समझ में आया कि हम क्या करते हैं, इसके खिलाफ चले जाते हैं और इस पे ही देशद्रोह का आरोप लगा दिया। मतलब ये अपने जाल में खुद फंस गया। और आप देखोगे 1794 में जो रॉबेस्पियर जो होता है, इसको खुद क्या कर दिया जाता है, आप देखो भाई, है ना, एक बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग ये सीन है। इसको क्या कर दिया जाता है, इसको खुद जो है गिलोटिन कर दिया जाता है। इसने, इस इंसान ने 20,000 से ज्यादा लोगों को जो है, 20,000 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया इसने। और आप बोल सकते हो कि इस इंसान की जो सजा तो थी, है ना, वैसे तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी भाई, लेकिन फिर भी हाँ, इसको जो है मार डाला। मतलब वही उसी स्टाइल से मारते हैं। 20,000 लोगों को इसने गिलोटिन करवाया, इसको भी जो है उसी स्टाइल से जो है मारा जाता है और इसका सर जो है धड़ से अलग कर दिया जाता है ना, इसका कत्ल कर दिया जाता है, ठीक है ना। और आप देख सकते हो कि इस तरह जो रॉबेस्पियर जो था, रॉबेस्पियर का शासन जो था, जिसको आतंक का शासन बोला जाता था, आतंक का राज बोला जाता था, उसमें आप क्या देखोगे, उसमें आप एक चीज आपको दिखाई देती है कि वो खत्म हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि 1793 और पूरा 1794, एक साल तक इसने रूल किया, 1.5 साल तक रूल किया इसने। आप देखोगे ना, 1792 के एंड में आ गया था ये, तो 1.5 साल तक करीबन इसने रूल किया। तो हम एक साल ही मान के चल रहे हैं। और 1794 में आप देखोगे, 1794 में आप देखोगे कि इसका जो राज था वो खत्म हो जाता है। इसका जो आतंक का शासन जो था वो खत्म हो जाता है, इसको ही सूली पे चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। बेटा नहीं, मंडे को क्लास नहीं हुआ था बेटा जी। वैभव तिवारी, मंडे को क्लास नहीं हुआ था, मंडे को छुट्टी थी, कल की छुट्टी थी बेटा जी, मंडे की छुट्टी थी, क्लास क्यों होगा बेटा, है ना। हाँ हाँ, मंडे की छुट्टी थी। चलो ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए अब भाई यहां पर क्या आ गया, अब सुनो यहां पे, अब थोड़ा सा लिख लो। अब ये इंपॉर्टेंट जो चीजें वो लिख लिया करो। देखो अभी तक क्या था, देखो 1789 की मैं बात करूं, 1789 की मैं बात करूं, है ना, क्रांति हुई। अब थोड़ा सा ना स्टोरी को कनेक्ट करना, मैंने हमेशा बोला है जब तक आप कहानी को कनेक्ट करोगे समझ में आता रहेगा। अब कनेक्ट करो, 1789 में क्या हुई सर, क्रांति हुई सर, बहुत बढ़िया, है ना, क्रांति हुई। फिर आप देखोगे 1791 में क्या हुआ सर, है ना, संविधान बन गया सर, संविधान बन गया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, है ना, संविधान बन गया फ्रांस का। और यहां पर क्या आ गया 1791 में, आप देखोगे यहां पर किसको बनाया जाता है, यहां पर नेशनल असेंबली को बनाया जाता है, नेशनल असेंबली को बनाया जाता है, असेंबली को बना दिया जाता है। इसमें जो लोग थे वो चुने हुए लोग थे, है ना, चुने हुए लोग थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ सक्रिय नागरिक द्वारा चुने जाते थे। क्लियर हुआ। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी कि सिर्फ सक्रिय नागरिक ही चुनाव कर सकते थे। तो भाई लोगों ने सवाल उठाए कि भाई ये कैसा तंत्र है। थोड़ा आप देखोगे फिर कौन आ गया, फिर यहां पर जैकोबिन क्लब आ गया सर, जैकोबिन क्लब आ गया। कहानी को जोड़ते चलना, फिर क्या हुआ सर, जैकोबियन क्लब आ गया। ये क्या था, ये सर संगठन था जो कि गरीब लोगों का मसीहा था। जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी काश्तकार हैं, जितने भी आप बोल सकते हो कि बहुत सारे जो हमारे मजदूर वगैरह जो हैं, जो भी गरीब लोग में आते हैं, फिर जो लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, नाई हो गया, मोची हो गया, ये सब जो लोग हैं बेसिकली ये सारे के सारे जैकोबियन क्लब का हिस्सा थे, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने राजा को सजा दिलवा दी, राजा को मरवा दिया इन लोगों ने। राजा पे मुकदमा चलाया गया, राजा मर जाता है, आप देखोगे, है ना, लुई 16वां जो होता है, लुई 16वां जो होता है, इसको फांसी हो जाती है, यानी कि आप बोल सकते फांसी हो जाती है, या फिर आप बोल सकते हो इसको क्या हो जाता है, फांसी हो जाती है, या फिर आप बोल सकते हो इसको गिलोटिन कर दिया जाता है ना, इसको क्या कर दिया जाता है, गिलोटिन, गिलोटिन कर दिया जाता है, ठीक है, गिलोटिन कर दिया जाता है राजा को। और आप बोल सकते हो अब किसका रूल आ जाता है, आप बोल सकते हो कि जैकोबियन क्लब का, जैकोबियन क्लब जो होता है इसका राज आ जाता है, जैकोबियन क्लब, है ना, जैकोबियन क्लब। और जैकोबियन क्लब जो थे इस चीज के बहुत ज्यादा खिलाफ थे। किसके खिलाफ थे सर, जैकोबियन क्लब जो थे, जैकोबियन क्लब जो था वो इसके खिलाफ था कि सिर्फ सक्रिय नागरिक को ही जो है वोट डालने का अधिकार है। तो ये लोग इसके खिलाफ थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको चेंज कर दिया और उसको असेंबली को हटाकर इन्होंने क्या कर दिया, कन्वेंशन कर दिया। कन्वेंशन का शासन आ गया। अब ये जो कन्वेंशन हुआ करता था ये चुनाव हुआ था, चुनाव हुआ, और इसमें हर तरीके के इंसानों को जो है वोट डालने की आजादी थी, पर शर्तें 21 वर्ष थे प्लस पुरुषों को, पुरुषों को जो है वोट डालने का अधिकार था। 21, आप बोल सकते हो 21 वर्ष से प्लस जो लोग हैं इनको जो है आप बोल सकते हो कि वोट डालने का अधिकार था, इनको जो है वोट डालने का अधिकार था। मतलब ये जो है वोट डाल सकते थे, लेकिन हाँ याद रखना महिलाओं को अभी भी परमिशन नहीं थी। क्या आया, पहले नेशनल असेंबली आई, फिर हमारा कन्वेंशन आया, कन्वेंशन भी नहीं चल पाया। आप देखोगे 1794 में क्या हुआ, 1794 में हमारा जो कन्वेंशन था ये खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि मैक्स मिलर रॉबेस्पियर को लटका दिया जाता है, लटका दिया जाता है इसको। इसके ही आतंक को हम क्या बोलते हैं, आतंक का राज बोलते हैं, आतंक का राज, आतंक का राज, ठीक है सर, आतंक का राज आ गया, ठीक है सर। मतलब बहुत ज्यादा आतंक किया इसने। और आप देखोगे 1794 में
कन्वेंशन का राज भी खत्म हो जाता है, इसका जो नेता था मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, इसको भी लटका दिया जाता है, इसको भी, इसका भी गला जो है धड़ से अलग कर दिया जाता है। यहां तक हमने पढ़ लिया, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब क्या होगा सर, अब क्या होगा सर, तो अब आएगा भाई यहां पे डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का शासन। क्या आएगा सर, डायरेक्टरी का शासन, डायरेक्टरी का शासन। अरे बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही है भाई, बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही है। देखो सबसे पहले कौन आया, नेशनल असेंबली आई, उसके बाद कौन आया, कन्वेंशन आया। अब कन्वेंशन के बाद आप देखोगे 1795 में, 1795 में कौन आएगा सर, तो 1795 में भाई डायरेक्टरी का शासन आएगा। डायरेक्टरी कौन थी इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अब क्या हुआ, अब तो देखो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर तो मर चुका है, उसका आतंक का राज खत्म हो गया, कन्वेंशन भी खत्म हो गई। फिर यहां से क्या होता है, यहां से बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, और आप फाइनली देखोगे 1795 में डायरेक्टरी का जो है शासन आ जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा सर, ये देखो इसको ना कहानी पकड़ के रखना, हमने अपनी क्रांति से शुरुआत की, कहानी को जोड़ते हो चलो सब समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने ये लिखवाया है ताकि आप कहानी को कनेक्ट कर पाओ। समझ में आया ना, ये बताओ फटाफट से, हाँ इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, बहुत ही बढ़िया। अब क्या हुआ भाई, अब हमारा डायरेक्टरी का शासन आ गया। अब डायरेक्टरी का चुनाव कैसे होता था, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्टरी का चुनाव कैसे होता था इस पर हम बात कर लेते हैं। अब डायरेक्टरी शासित फ्रांस, अब क्या होगा सर, अब 1794 में जैसे ही मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर को मार दिया जाता है, तो आप देखोगे उसके ठीक एक साल बाद आप देखोगे कि यहां पर हमारी डायरेक्टरी आ जाती है ना। तो आप देखोगे जैकोबिन क्लब का पतन हो गया, जैसे ही मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर की मौत होती है, उसको मार दिया जाता है, तो जैकोबिन क्लब और कन्वेंशन भी खत्म हो जाता है। और आप देखोगे फिर एक नया संविधान फिर से बनाया जाता है, फिर से फ्रांस में एक नया संविधान बनाया जाता है, और आप देखोगे फिर से सत्ता किसके हाथ में आ जाती है, फिर से सत्ता जो है मध्यम वर्ग के हाथों में आ जाती है। मतलब सर, मतलब यह कि जब नेशनल असेंबली बनी थी ना, तो सत्ता किसके हाथ में थी, मध्यम वर्ग के हाथ में थी, जो कि क्या कहते थे, जो कहते थे कि वोट डालने का अधिकार हर किसी को नहीं होना चाहिए। तो फिर से क्या हुआ, क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर मर चुका है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर से आप देखोगे सत्ता जो है मध्यम वर्ग के हाथों में आ जाएगी। तो आपको भी सर फिर क्या होगा, फिर नेशनल असेंबली फिर से आएगी, नहीं, नेशनल असेंबली इस बारी नहीं आएगी। इस बारी कौन आएगा, इस बारी आएगी हमारी डायरेक्टरी, है ना। और आप देखोगे फिर क्या हुआ, अब यहां पर इन्होंने डायरेक्टरी बनाई। अब एक पहले तो इन्होंने एक नया संविधान बनाया फ्रांस का एक नया इन्होंने संविधान बनाया, इन्होंने फ्रांस का एक नया संविधान बनाया, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। फ्रांस का इन्होंने संविधान बनाया, उसमें क्या किया इन्होंने, उसमें एक नए नए नियम डाले इन्होंने। नए नए नियम कैसे डाले, पुराने वाले नियम। आप देखोगे जिनके पास संपत्ति है नहीं थी, उनको जो है वोट डालने का अधिकार नहीं था, वही है ना, वही पुराने वाले जो नियम थे लागू हो गए, क्योंकि अब फिर से जो है सत्ता किसके हाथ में आ चुकी है, मध्यम वर्ग के हाथ में आ चुकी है। तो इन्होंने फिर से वही नियम बना दिए कि भाई देखो 25 वर्ष से ऊपर जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो वोट नहीं डालेगा, तो वैसा ही फिर से शासन जो आ गया हमारे फ्रांस में। हुआ क्या, सरकार चलाने के लिए, हाँ अब यहां पे क्या हुआ था, यहां पर जो है आप बोल सकते हो सरकार को चलाने के लिए उन्होंने क्या किया, सरकार को चलाने के लिए उन्होंने दो विधायिका बनाई। विधायिका का काम क्या होता है, विधायिका मैंने बताया था आपको, विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कानून बनाना, कानून बनाना, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो विधायिकाओं को जो है गठन किया, एक को हम बोलते थे लोअर हाउस, एक को हम बोलते थे अपर हाउस। याद रखना, लोअर हाउस और अपर हाउस, याद रखो, लोअर हाउस और अपर हाउस, इन्होंने दो विधायिका को बनाया, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, क्लियर हुआ। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ, जिसके सदस्यों का चुनाव होता था, अब इनका जो चुनाव होता था, ये जो दो विधायिका हैं, पहले क्या था, पहले हमारी नेशनल असेंबली थी। अब सुनो ध्यान से, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, थोड़ा सा नेशनल असेंबली जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था ना, उसको थोड़ा सा कंपेयर करो। उसमें क्या होता था सर, उसमें 600 लोग थे, कितने लोग थे सर, 600 लोग, ठीक है। 600 लोग थे या नहीं थे, फटाफट से बताओ। 600 लोग जो थे वो उन्होंने क्या बनाई थी, मिलकर नेशनल असेंबली बनाई थी। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग नेशनल असेंबली नहीं बना रहे, ये लोग दो विधायिका बना रहे हैं। अब इन दोनों विधायिकाओं में जो लोग थे वो कैसे आते थे, चुनकर आते थे। वोटिंग अधिकार किसको था, तो पुराने वाले नियम थे, जो 25 वर्ष से ऊपर का है, जो पढ़ा लिखा है, जो टैक्स देता है, जो सक्रिय नागरिक है, वही सिर्फ वोट दे सकता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब होता क्या था, इन दोनों विधायिका को मिलकर, इन दोनों काउंसिल को मिलकर क्या करना पड़ता था, 5 सदस्यों वाली एक डायरेक्टरी का जो है चुनाव करना पड़ता था। मतलब थोड़ा समझो यहां पे, समझो यहां पे दो विधायिका हैं सर, यहां पे दो विधायिका हैं, विधायिका, विधायिका मतलब जो कानून बनाता है, जो कानून बनाता है, कानून बनाता है, उसको हम बोलते हैं विधायिका। अब ये विधायिका जो थी चुनी हुई विधायिका थी, चुनी हुई, इनको चुनना पड़ता था, इनको वोट देके लोग भेजते थे, चुनी हुई विधायिका है। इनको चुन कौन रहा है सर, सक्रिय नागरिक। इनको कौन चुन रहा है, सक्रिय नागरिक चुन रहे हैं सर, सक्रिय नागरिक, सक्रिय नागरिक चुन रहे हैं इनको, ठीक है सर, इनको सक्रिय नागरिक चुन रहे हैं, ठीक है। अब ये दो विधायिका जो है, एक हमारी क्या है, एक हमारी है अपर हाउस,
और एक हमारा है लोअर हाउस, है ना। इसमें करीबन आप देखोगे 500 से 500 लोग हुआ करते थे। आई गेस एक बार नंबर चेक कर लें, नंबर देखना जरूरी नहीं है ना। इसमें 500 लोग हुआ करते थे और नंबर से इतना ध्यान रखना जरूरी नहीं है। अब आप देखो यहां पे ये दोनों जो विधायिका हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस, है ना, ये दोनों जो विधायिका हैं ये मिलकर क्या करेंगे, ये मिलकर 5 लोगों का, 5 सदस्य का चयन करेंगे, है ना। और ये जो 5 सदस्य जो होंगे वो क्या करेंगे, वो पूरे फ्रांस देश को चलाएंगे। आप कहोगे सर फ्रांस देश को चलाएंगे, फ्रांस देश पर शासन करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया यहां पे क्या हो रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है। अब डायरेक्टरी का मतलब क्या, देखो मैं पूरा आपको मतलब बता रहा हूं डायरेक्टरी का। क्या थी हमारी डायरेक्टरी, तो डायरेक्टरी में हुआ क्या था, 2 विधायिका हुआ करती थी। 2 विधायकों का काम क्या था, कानून को बनाना। जिसमें आप देखोगे जो हमारा अपर हाउस है इसके पास ताकत ज्यादा हुआ करती थी, लोअर हाउस के पास कम हुआ करती थी। इन दोनों ही हाउसेस की हम बात करें, आप देखोगे कि जो भी लोग हुआ करते थे इसमें वो चुनकर जाते थे। चुनता कौन था, इनको सक्रिय नागरिक। अब होता क्या था, ये जो दोनों हाउस हैं, दोनों की हम बात करें, इनका काम क्या था, ये अपने में से आप देखोगे 5 सदस्यों को चुनकर भेजेंगे, है ना। और इन 5 सदस्यों को ही क्या बोला गया, डायरेक्टरी। अब आप देखोगे कि फ्रांस में आप कोई एक शासक नहीं था, फ्रांस में आप 5 शासक थे। अब ये क्यों किया गया था, ये इसलिए किया गया था ताकि किसी एक के हाथ में ताकत ज्यादा ना आए, ताकि किसी एक के हाथ में बहुत ज्यादा ताकत ना आ जाए। इसलिए आप देखोगे 5 लोगों का चयन किया गया था। याद रखना कि ये जो लोग 5 लोग थे ना, ये जो 5 लोग थे, ये किसके हिसाब से चलेंगे, आप देखोगे ये अपने हिसाब से नहीं चलेंगे। अगर मान के चलो ये जो लोग हैं, ये जो अपर हाउस लोअर हाउस में लोग हैं, इनको ऐसा लगता है कि भाई ये ठीक से काम नहीं कर रहे, तो इनको हटाया भी जा सकता था। तो कहने का मतलब क्या है, एक तरीके से बहुत मजबूत एक बोल सकते हो उन्होंने एक प्रणाली बना ली थी, विकसित कर ली थी सरकार को चलाने की, जिसमें 5 जो है सदस्य थे डायरेक्टरी के। इनको कौन चुनता था, तो इनको दोनों विधायकों के जो लोग थे, दोनों काउंसिल जो थी, इनके लोग चुना करते थे, अपर हाउस लोअर हाउस। और याद रखना इनका काम क्या था, इनका काम था पूरे फ्रांस को चलाना। 5 लोगों को क्यों चुना गया सर, एक को क्यों नहीं चुना गया, क्योंकि एक के हाथ में ताकत रहती तो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर सकता था। अब क्या होगा, 5 लोगों के हाथ में ताकत है, तो 5 जो लोग हैं इनके बीच में ताकत बढ़ जाएगी और कोई अकेले जो है निर्णय नहीं ले पाएगा। और ये जो 5 जो लोग होंगे किसके हिसाब से काम करेंगे, आप देखोगे अगर इन सदस्यों को लगता है कि ये 5 लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो इनको हटाया भी जा सकता था। और इस शासन को बोला गया डायरेक्टरी का शासन, है ना। तो आप फाइनली यहां पर आ जाओ जल्दी से, है ना। तो हमारा डायरेक्टरी का शासन में क्या था, 5 लोग हुआ करते थे, 5 मेंबर्स हुआ करते थे, 5 लोग हुआ करते थे, और यही पूरे फ्रांस को चलाते थे। समझ में आया ना, क्लियर हुआ ना। ठीक है, तो आप देखोगे 5 सदस्य जो थे ये डायरेक्टरी के लोग थे। इनको क्या था, इनको जो है पूरे फ्रांस का जो पूरा भार है इन 5 लोगों पे आ गया था, और इनको आप बोल सकते हो सरकार चलाने की जिम्मेदारी मिली हुई थी। इस डायरेक्टरी को काउंसिल के बहुमत वोट से हटाया भी जा सकता। याद रखो है भाई कि ये दोनों जो काउंसिल है, यानी कि हमारा अपर हाउस और लोअर हाउस, हमारे ये 2 विधायिका जो हैं, ये क्या कर सकते थे, ये इन 5 लोगों को हटा भी सकती थी। अगर इनको ऐसा लगता है कि भैया ये हमारी जो डायरेक्टरी जो है, ये 5 जो लोग हैं ठीक से काम नहीं कर रहे, तो ये बहुमत से वोट डाल के, सब जो है वोट डालकर इन 5 लोगों को भी हटा सकती थी। तो कह सकते हो आप कि ये दोनों हमारी जो काउंसिल है, इनके पास भी अच्छी खासी ताकत थी। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया, तो यहां पे लिखा गया ऐसा इसलिए किया गया ताकि एक व्यक्ति के हाथ में, है ना, एक व्यक्ति के हाथ में ताकत का, सत्ता का केंद्रीकरण ना हो, किसी एक के हाथ में ताकत ना है। इसलिए जो है 5 लोगों का चुनाव किया जाएगा, और 5 लोगों का जो चुनाव किया जाएगा वो भी स्वतंत्र होकर निर्णय नहीं ले सकते। अगर ऐसा होता है कि उन 5 ने कुछ ऐसा निर्णय ले लिया जो कि बहुत गलत निर्णय है, तो भी आप देखोगे क्या होगा, आप देखोगे क्या होगा, तो आप बोल सकते हो यहां पे होगा ये कि ये जो हमारी जो विधायिका हैं, दो काउंसिल हैं, वो मिलकर बहुमत में वोट डालकर इन 5 में से किसी मेंबर को भी निकाल सकती थी। समझ में आया, ये आपको क्लियर हो गया, ये आपको क्लियर हुआ, फटाफट से बताओ ये चीज आपको क्लियर हुई। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्लियर हुआ ना। हाँ, तो ये था हमारा डायरेक्टरी। तो बस मैंने जो बताया है आपको, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप देखो, अब आपको क्या लगता है कि डायरेक्टरी चल पाएगी नहीं चल पाएगी। पता है हुआ क्या, 1795 में डायरेक्टरी को बनाया गया, और इसके बनने के तुरंत बाद ही आप देखोगे ये सफल नहीं हुई। अब सोच के देखो सफल भी कैसे होती, 5 लोग हैं, है ना। आप सोच के देखो 5 लोग पूरे फ्रांस को चला रहे हैं, तुम्हें लगता है 5 लोग आपस में सहमति बनाएंगे। कोई भी निर्णय लिया जाता था तो 5 के बीच में लड़ाई हो जाया करती थी। या फिर आप बोल सकते हो 5 लोग जब निर्णय ले रहे हैं तो फिर बीच में हमारी काउंसिल आ गई, काउंसिल को खराब लग रहा है कि भाई नहीं 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 ये निर्णय ठीक नहीं है। तो आप बोल सकते हो एक तरीके से पूरे फ्रांस में एक तरीके से राजनीतिक अस्थिरता है। क्यों, क्योंकि ये जो 5 लोगों की डायरेक्टरी बनी हुई थी, ये फ्रांस को ठीक से नहीं चला पा रही थी। ठीक है ना। तो अब देखोगे इसका फायदा कौन उठाएगा, अब हमारा चैप्टर खत्म होने जा रहा है, इसका फायदा कौन उठाएगा, तो हमारे जो नेपोलियन बोनापार्टे जो हैं, ये इसका फायदा उठाएंगे। जब पूरे फ्रांस में आप बोल सकते हो राजनीतिक अस्थिरता आ रही थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता का मतलब क्या होता है कि जब देश की जो सरकार है वो देश को नहीं चला पा रही,
वो आपस के मसलों में ही उलझी हुई है। तो आप देखोगे इसका फायदा कौन उठाएगा, इसका फायदा उठाएंगे हमारे नेपोलियन बोनापार्ट, है ना। अब इनके बारे में आप अगले 10th क्लास में जो है अच्छे से पढ़ने वाले हो, लेकिन हाँ अभी यहां पर सिर्फ यह बताया गया है कि किस तरीके से जो नेपोलियन बोनापार्ट जो होता है वो कैसे अपने हाथ में सत्ता को लेता है, ठीक है ना। तो आप देखोगे यहां पर वही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है कि डायरेक्टरी और काउंसिल के बीच जो अक्सर क्या होता था, टकराव होते थे। डायरेक्टरी के जो लोग हैं, काउंसिल के लोग हैं, काउंसिल के लोग कुछ और बोल रहे हैं, है ना। हमारे जो दो विधायिका हैं, है ना, लोअर हाउस और अपर हाउस, ये दोनों जो लोग हैं ये कुछ और बोल रहे हैं, डायरेक्टरी के लोग कुछ और बोल रहे हैं। अब क्योंकि हमारी जो काउंसिल है उसके पास ताकत है, वो 5 लोगों को हटा सकती है, तो इनके बीच में कभी बनती नहीं थी, है ना। और जब इनके बीच में नहीं बनती थी तो एक तरीके से पूरे फ्रांस में एक राजनीतिक अस्थिरता आ गई, सरकार ठीक से चल नहीं पा रही थी, और इसका फायदा उठाया हमारे नेपोलियन ने, है ना। नेपोलियन एक तानाशाह था, हाँ सही सुना आपने, नेपोलियन एक तानाशाह था भाई, मिलिट्री तानाशाह था। और आप देखोगे इसने क्या किया, इसने पहले 1799 में इसने क्या किया, सबसे पहले 1799 में इसने इन 5 लोगों को हटाया, 5 की जो डायरेक्टरी जो थी इसको हटा दिया, रिमूव करवा दिया। और आप देखोगे राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले ली, है ना। आप देखोगे जो राजनीतिक सत्ता जो है अपने हाथ में ले ली इसने। और फिर आप देखोगे इसके ठीक 5 साल बाद, यानी कि 1804 में आप देखोगे कि इसने अपने आप को राजा, या फिर आप बोल सकते हो तानाशाह, अपने आप को तानाशाह जो है डिक्लेयर कर दिया कि मैं हूं फ्रांस का तानाशाह। और आप देखोगे 1804 से 1815 तक जो है शासक रहेगा। और इसने बहुत अलग अलग, आप बोल सकते हो कि आप एक होता है ना कि रिवॉल्यूशनरी जो चेंजेस होते हैं, है ना, क्रांतिकारी बदलाव जो होते हैं, उसने फ्रांस में किए। और आप देखोगे 1815 में इसका शासन एंड होगा। क्यों एंड होगा, ये युद्ध करेगा, वाटर लू का युद्ध, इस युद्ध में जो है यह हार जाएगा। इसके बाद आप देखोगे इसकी आगे की जो कहानी है वो हम पढ़ेंगे क्लास 10वीं में, 1 साल बाद। अभी आप इतना याद रखो, है ना, यहां तक था हमारा चैप्टर, अभी कुछ और टॉपिक्स बचे हुए हैं, पढ़ना है भाई उनको, लेकिन आप याद रखो इतनी चीजें समझ में आई आपको। डायरेक्टरी का मतलब समझ में आया, डायरेक्टरी। अब देखो मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूं कि भाई 1794 तक हमारा जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर साहब जो थे, जो कि कन्वेंशन चला रहे थे, है ना, ये रूल कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने आतंक मचा के रख दिया, इनको लटकाया गया, इनका गला काटा गया। उसके बाद क्या हुआ, पूरी जो सत्ता होती है डायरेक्टरी के हाथ में आ जाती है। अब डायरेक्टरी का चयन कैसे हुआ, आप देखोगे फिर से मध्यम वर्ग के हाथ में सत्ता आ जाती है। मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं 2 काउंसिल बनाते हैं, एक लोअर हाउस अपर हाउस, है ना, 2 विधायिका को निर्माण करते हैं। इन दोनों विधायकों का काम क्या होगा कि दोनों लोग जो होंगे वो अपने में से 5 लोगों को चुनेंगे, 5 लोगों की जो काउंसिल होगी उसको चुनेंगे, 5 मेंबर्स को चुनेंगे, और इन्हीं को डायरेक्टरी बोला गया। दिक्कत यह थी कि भैया ये जो काउंसिल के लोग थे कंट्रोल करते थे इन 5 मेंबर्स पे, इनको अगर लगता है ठीक से काम नहीं कर रही डायरेक्टरी तो उनको हटाया भी जा सकता था। कहने का मतलब यह है कि भाई इन सब में आपस में लड़ाई हो जाया करती थी, काउंसिल की, है ना, डायरेक्टरी से नहीं बन रही, डायरेक्टरी की काउंसिल से नहीं बन रही, तो इनके बीच में क्या था, एक तरीके से लड़ाइयां होती रहती थी। और एक तरीके से पूरे फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता थी, सरकार ठीक से चल नहीं रही थी। इसका फायदा किसने उठाया, इसका फायदा उठाया हमारे नेपोलियन बोनापार्ट ने, और इसने सत्ता हासिल कर ली 1799 में। और 1804 आते आते इसने अपने आप को पूरे फ्रांस का तानाशाह डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारे चैप्टर का एंड। ठीक है, क्लियर हुआ ना, ये हमारे चैप्टर का एंड था। तो यहां पे लिख लो, यहां पे लिख लो। ठीक है, डायरेक्टरी के बाद क्या हुआ, आप देखोगे डायरेक्टरी के बाद क्या होता है, 1804 में नेपोलियन आ जाता है। नेपोलियन शासक बन जाता है, और फ्रांस में फिर से क्या आ जाता है, तानाशाही आ जाती है। लेकिन ये तानाशाह जो था, ये लुई 16वें जैसा नहीं था भाई, ये बहुत ही कुशल राजा था, याद रखना, ये कोई पप्पू नहीं था लुई 16वां जैसा, वैसा नहीं था, ये बहुत ज्यादा कुशल शासक था, इसको पता था कैसे चलाना है। ठीक है, वो तो बेचारा बेईमानी से हरा दिया गया इसको, वरना बहुत ताकतवर था। इसका सपना था कि पूरे यूरोप को अपने कब्जे में लेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना, हाँ, तो ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि आप देखो आपकी कहानी यहीं तक थी, अब कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ लेते हैं जो कि आपकी किताब में दे रखे हैं। कौन से सर, सबसे पहला भाई महिलाओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने महिलाओं की बात अभी तक नहीं की। क्योंकि अगर फ्रांसीसी क्रांति की अगर आप बात करोगे तो यहां पर महिलाओं ने भी अच्छा खासा अपना योगदान दिया है, अच्छा खासा योगदान दिया है। अरे पार्टी बेटा कर लेना है, थोड़ा सा कर लेते हैं पार्टी, थोड़ा पढ़ लो उसके बाद पार्टी कर लेंगे। हैं क्या पार्टी में क्या क्या खाओगे, टॉफी खाओगे, क्या खाओगे, तुम्हारे लिए तो भैया पार्टी, पार्टी में एक टॉफी और एक फ्रूटी होगी तुम्हारी पार्टी। है, पढ़ लो थोड़ा बेटा, पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लो। ठीक है, चलिए अब यहां पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए क्या क्रांति हुई, महिलाओं ने क्रांति में भाग लिया, महिलाओं की क्रांति क्या थी, क्या महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, क्रांति की या नहीं की, उसके बारे में यहां पर बोला गया है। और आप देखोगे ना कि जो भी फ्रांस में बड़े बड़े बदलाव हुए हैं उसमें आप देखोगे भले ही महिलाओं को वोटिंग अधिकार नहीं मिला, भले ही महिलाओं को कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं मिला, लेकिन फिर भी आप देखोगे महिलाओं का अच्छा खासा जो यहां पर क्या था, अच्छा खासा यहां पर आप बोल सकते हो अहम योगदान था। जैसे हमारे भारत की हम बात करें, भारत में भी आप बोल सकते हो हमारी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। भले ही हमने महिलाओं को बहुत बड़े अधिकार नहीं दिए गए, भले ही आप बोल सकते हो कि कांग्रेस में एक लंबे समय तक कोई भी महिला नेता नहीं थी, लेकिन फिर भी महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा रहा है। और ऐसे आप बोल सकते हो हमारी फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं का अच्छा खासा योगदान रहा है।
क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। हाँ, ज्यादातर महिलाएं जो थी क्या हुआ करती थी, वो एक तरीके की हाउसवाइफ हुआ करती थी। आज के टाइम पर आप देखते हो ना, हमारे घर वाले में जो मम्मियां वगैरह जो होती हैं वो हाउसवाइफ होती हैं। तो आप देखोगे ना, ये जीवन निर्वाह के लिए काम करती थी, मतलब अपनी जिंदगी जीने के लिए, घर चला रही है, अपना परिवार चला रही है, अपने बच्चे पाल पोस रही हैं। तो आप देखोगे फ्रांस में महिलाएं कुछ ऐसी थी जो अपनी जीवन निर्वाह, अपनी जिंदगी चलाने के लिए, अपने बच्चों अपने परिवार का पेट पालने के लिए ही काम करती थी। एक तरीके से आप बोल सकते हो हाउसवाइफ थी वो, है ना, हाउसवाइफ थी। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। ये क्या करती, वो सिलाई बुनाई कताई, है ना, इन ये काम भी करती थी, खेती भी किया करती थी, है ना, बाजारों में फल फ्रूट सब्जियां वगैरह बेचा करती थी। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े, ज्यादातर महिलाओं की बात करें तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके पास पढ़ने लिखने के मौके नहीं थे, है ना। और आप बोल सकते हो कि जो कुलीन वर्ग की लड़कियां थी, यानी कि जो अमीर लड़कियां थी, यही सिर्फ जो है जो धनी परिवारों से हुआ करती थी, मतलब कुलीन वर्ग की जो लड़कियां जो धनी परिवारों से होती थी, सिर्फ इनको ही पढ़ने का अधिकार दिया जाता था। मतलब कहने का यह है कि जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, कुलीन वर्ग की जो महिलाएं हैं, सिर्फ इक्का दुक्का जो थी, उनके पास ही जो है आप बोल सकते हो वही जो थी पढ़ी लिखी थी, वही पुस्तकें वगैरह पढ़ लिया करती थी, उनको ही पढ़ने की इजाजत थी। बाकी अगर मैं नॉर्मल महिलाओं की बात करूं, है ना, उनके पास कोई भी पढ़ने का ज्यादा अधिकार नहीं थे, या फिर आप बोल सकते हो उनके पढ़ने के मौके नहीं मिले। अच्छा, उसके बाद क्या होता था, जो हमारे हर एक भारतीय परिवार में होता है ना, एक सही टाइम पे आने के बाद उनकी जो है सही टाइम पे क्या, एज से पहले छोटी उम्र में ही जो है उनकी शादी कर दिया जाती थी। और आप देखोगे जब शादी की जाती थी तो आप बोल सकते हो अरेंज मैरिज हुआ करती थी। उनका जो बाप है, उनके जो पिताजी जो है, वो इनकी शादी करवाया करता था। क्लियर हुआ ना। उसके बाद क्या होता था, शादी के बाद ये अपने घर का पालन पोषण किया करती थी। ऐसी कुछ इनकी जिंदगी थी, है ना, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, ये सब जो है ना, पाव रोटी लाना, बच्चों को देख रेख करना। तो जो आज के टाइम पर जो भी हाउसवाइफ के काम होते हैं, जो भी हाउसवाइफ होती हैं, गृहिणी जो होती है, वो काम करती हैं, वही काम जो है फ्रांस की महिलाएं किया करती थी। ठीक है सर। अच्छा, उनकी अब इनकी क्रांति हुई सर, इन्होंने चाहा कि हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव आए। बिल्कुल चाहा सर। आप देखोगे इनकी मांग क्या थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान जो है राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। मतलब इनका मानना यह था कि अगर पुरुषों को वोटिंग अधिकार है, पुरुषों को मत डालने का अधिकार है, तो महिलाओं को क्यों नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली क्रांति यही हुई। और आपको जान के हैरानी होगी कि महिलाओं की क्रांति जो है रंग कब लाई, तो 1848 में फ्रांस बिल्कुल आजाद हो जाता है। बिल्कुल आप बोल सकते हो एक तरीके का राष्ट्र, आप बोल सकते हो एक तरीके का गणतंत्र बन जाता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, इनकी महिलाओं ने बहुत इंतजार किया। 1946 में जो है इनको वोटिंग अधिकार मिले। बहुत ज्यादा इनको, मतलब सोच के देखो, जब हम तो बहुत बाद में आजाद हुए हैं, हम तो 1947 में आजाद हुए हैं और हमने अपनी महिलाओं को अधिकार दिए हैं। ये आजाद होने के बाद भी अपनी महिलाओं को अधिकार नहीं देते थे, वोटिंग अधिकार, राजनीतिक अधिकार नहीं दिया करते थे, है ना। तो महिलाओं को बहुत ज्यादा वेट करवाया इन्होंने, बहुत ज्यादा वेट करवाया इन्होंने। और आप देखोगे क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानून बनाए। और अब हुआ क्या, जब ये बदलाव हो रहे थे तो बहुत बड़े बड़े जो क्रांतिकारी थे, बहुत बड़ी बड़ी जो सरकारें थी, वो महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए अलग अलग परिवर्तन करने का प्रयास कर रही थी। जैसे कि आप देखोगे ना, जो सरकारी विद्यालयों की स्थापना की गई, है ना, और यहां पर मैंडेटरी कर दिया कि हर लड़की को जो है पढ़ने का अधिकार है ना, हर लड़की को शिक्षा लेने का अधिकार है। तो अब तक क्या था, अब तक जो सिर्फ कुलीन वर्गों की महिलाएं थी वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई कर रही थी। अब क्या हुआ, अब जो है हर लड़की, हर एक, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, किसी भी वर्ग से हो, उसको जो है उसका पढ़ना, उसकी एजुकेशन, उसकी शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। ठीक है सर। अब यहां पर क्या होगा, पहले क्या था, पहले पिता की मर्जी से शादी करनी पड़ती थी कि भाई आज के टाइम पर होता है ना, जैसे अरेंज मैरिज होती है कि जहां पिताजी बोलेंगे वहां शादी करनी पड़ेगी। ऐसा अब नहीं होगा। अब जो है लड़कियां अपने, है ना, अपने पिताजी की मर्जी के खिलाफ भी शादी कर सकती थी, है ना। क्लियर हुआ ना। अब पिता उन्हें मर्जी के खिलाफ शादी के लिए जो है बातें नहीं कर सकते थे। अब जो है महिलाएं व्यवसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय कर सकती थी। पहले क्या था, पहले जो है महिलाएं घरेलू काम कर रही थी। अब क्या है, पहले महिलाएं जो अपने पिताजी के अनुसार चलती थी, पिताजी ने बोल दिया यहां शादी करनी है तो यहां शादी करनी है। अब क्या होगा, अब जो है यहां पर होगा ये कि अब वो लव मैरिज भी कर सकती हैं। अब जैसे उनके पिताजी बोलेंगे इससे शादी करनी है कि नहीं करनी है, हमें ये लड़का पसंद नहीं है पिताजी, हमने अपना खुद का लड़का पसंद कर रखा है, उससे शादी करनी है। तो ऐसा हो सकता था। और क्या हो सकता था भाई, इनको, है ना, इनको बहुत सारी ट्रेनिंग्स वगैरह दी गई, प्रशिक्षण दिया गया, व्यवसायिक प्रशिक्षण, कैसे जो है आपको थोड़ा सा व्यापार वगैरह करना है ना, बहुत सारी चीजें इनको सिखाई गई। छोटे मोटे व्यवसाय कैसे शुरू करने हैं वो भी इनको सिखाया गया। अब यहां यानी कि आप बोल सकते हो कि घरेलू कामों से हटकर इनको जो है ना, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि अलग अलग व्यवसायिक कामों में जो है लगाया जा रहा था। तो ये सारे जो बदलाव है ये करने की कोशिश की गई। अब एक नया टॉपिक आता है बेटा, टॉपिक क्या है, दास प्रथा का उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब क्या होता है, खत्म कर देना, खत्म कर देना। अब देखो, अगर मैं बात करूं दास प्रथा का मतलब क्या होता है ना, अब इसमें हुआ क्या, होता क्या था बेसिकली दास प्रथा की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे ना, ये 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था दास प्रथा। अब इसमें होता क्या था कि, होता क्या था इसमें, जो अंग्रेज जो थे, है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग देशों में जाके, अलग अलग आप बोल सकते हो महाद्वीपों पे जाके बहुत सारे देशों को अपना गुलाम बनाया। अब होता क्या था, ये अंग्रेज जो थे व्यापारी हुआ करते थे और इनको बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता हुआ करती थी। अब होता क्या था, ये जो लोग हैं वो मजदूरों को खरीदा करते थे, जिनको बोलते थे गुलाम, स्लेव ट्रेड बोलते थे, गुलाम या फिर आप बोल सकते हो दास, इनको खरीदा जाया करता था। और आप देखोगे अफ्रीका में इनकी ट्रेडिंग होती थी, अफ्रीका में इनका व्यापार किया जाया करता था।
तो बहुत सारे जो यूरोपियन लोग थे ये अफ्रीका जाया करते थे, अफ्रीका में जाके इन दासों को खरीदा करते थे और खरीद कर ये इनको जो है अमेरिका ले जाया जाता था। और अमेरिका में बहुत सारे जो बगान हुआ करते थे वहां पर इनसे जो है खेती वेती करवाई जाती थी, इनसे जो है काम करवाया जाता था और इनकी बहुत ही बुरी स्थिति थी। तो किस तरीके से दास प्रथा का उन्मूलन हुआ उसकी जो यहां पर बात की जा रही है, किस तरह से दास प्रथा को खत्म किया जाता है उसकी यहां पर बात की जा रही है। तो देखो दास प्रथा की अगर मैं बात करूं 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था दास प्रथा, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। फ्रांसीसी सौदागर जो हुआ करते थे वो अलग अलग बंदरगाह पे जाते थे, है ना, और अफ्रीका में, क्योंकि यहां पर जो आप बोल सकते हो कि सर दास इन्हें मिलते कहां थे, तो अफ्रीका नाम के महाद्वीप पर इनको दास मिलते थे, है ना। तो अफ्रीका तट पर जो है जहाज ले जाया करते थे, जहां पे आप बोल सकते हो स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। तो होता क्या था, अब होता यह था कि इनको जब दासों की जरूरत पड़ा करती थी तो ये कहां जाते थे, ये लोग अफ्रीका जाया करते थे। अफ्रीका में जो अफ्रीका के जो तटीय क्षेत्र जो है यहां पे बड़े बड़े सरदार हुआ करते थे और इन सरदारों का ही यही काम था कि भैया ये दासों को बेचते थे। सोच के देखो, इंसानों की खरीद बिक्री हो रही है, इंसानों को खरीदा बेचा जा रहा है, यही तो हुआ करता था दास प्रथा में। अपने गुलाम, जो बहुत सारे जो गुलाम होते थे, ये जो यूरोपियंस लोग हैं, ये जो फ्रांसीसी लोग हैं, जो दूसरे दूसरे यूरोपियंस लोग हैं, ये जाया करते थे भैया अफ्रीका में। अफ्रीका में जाके ये क्या करते थे, इंसानों को खरीदते बेचते थे और इसी को जो है दास प्रथा बोला गया, है ना। बड़े बड़े सरदार हुआ करते थे, इनसे सौदा हुआ करता था, है ना। जैसे आप जाओगे अफ्रीका में, अफ्रीका ये हमारा, ये पूरा अफ्रीका है, तो यहां से आप जहाज लेके गए, है ना, जहाज लेके गए और आपने 20 से 30 दास खरीदे और फिर इसको कहां ले जाओगे, आप अमेरिका में ले जाओगे और उनसे फिर काम करवाओगे। मतलब तुमने खरीद लिए तो वो दास तुम्हारे हैं, उनके जीवन पर अधिकार किसका है, तुम्हारा होगा। तो ये सारी चीजें होती थी, है ना। और दासों को हथकड़ियां वगैरह पहना के, है ना, कहां, अटलांटिक महासागर के पार जो है कैरिबी देशों तक 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज में ठूस दिया जाता था। आप सोच के देखो, ये देखो, ये ध्यान से देखो फटाफट, ये देखो ध्यान से देखो फटाफट, यहां पे समझ में आएगा, समझ में आएगा। यहां पे देखो, ये है यूरोप, ये यूरोप है, ये यूरोप है। यूरोप में अलग अलग देश है, यहां पे ही फ्रांस आता है ना, और बाकी के देश आते हैं। ये क्या करते थे, ये जाया करते थे कहां पर, ये जाया करते थे अफ्रीका में। अफ्रीका में क्या करते थे, अफ्रीका में इनको बहुत सारे सरदार मिलते थे। अफ्रीका को इन्होंने गुलाम बनाया, पूरे अफ्रीका को, और अफ्रीका में इनको सरदार मिलते थे, सरदारों से गुलाम खरीदते थे, गुलाम, है ना। और यहां से जाएगा एक शिप, फिर क्या होगा, इन गुलामों को बड़े बड़े जहाजों में भरा जाता था, है ना। यहां से इनको लोड करवाया जाएगा बड़े बड़े जहाजों में, और फिर ये जहाज कहां जाएंगे, ये जहाज जो है अटलांटिक महासागर से होते हुए, है ना, दक्षिणी अटलांटिक महासागर से होते हुए ये कहां जाते थे, ये कैरेबियाई द्वीपों पे जाया करते थे। ये क्या है भाई, ये कैरेबियाई द्वीप है, जो कि आपको कहां मिलेंगे, जो कि आपको, आप बोल सकते हो, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में मिलेंगे। यहां पर क्या था, बहुत सारे आप बोल सकते हो द्वीप समूह हुआ करते थे, यहां पे बड़े बड़े बगान हुआ करते थे। तो इन स्लेव्स को, इन दासों को यहां पर ठूस के भर के ले जाया जाता था, जंजीर डाल के ले जाया जाता था, और फिर इनको जो है यहां पर काम करवाया जाता था, बहुत ही बुरी स्थिति में रखा जाता था और इनको जानवरों की तरह जो है इनसे बर्ताव किया जाता था। तो ये जो है, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया स्लेव ट्रेड, है ना। क्लियर हुआ, हाँ है ना, फटाफट से बताओ, क्लियर हुआ ना, हाँ है ना, फटाफट से बताओ, क्लियर हुआ। हाँ, तो आप देखोगे यहां से स्लेव जो है, यहां से हमारे दास जो भर के जाया करते थे कहां पर, अमेरिका में, कैरिबियन आइलैंड में। यहां से ये लोग जो लोग हैं बेचारे कच्चा माल भेजते थे कहां पर, यूरोप में, और यूरोप वाले इसी माल को बनाकर इनको ही बेच दिया करते थे। तो इसको हम जो है आप बोल सकते हो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड भी बोला गया, है ना। क्लियर हुआ, इतनी चीजें क्लियर हुई। ये कैसे काम करता है, यहां से कोई यूरोपीय व्यक्ति आया, कोई यूरोपीय ट्रेडर आया, बड़ा बिजनेसमैन आया यहां पर, इसने किसी सरदार से सौदा किया, 30 से 40 50 100 200 गुलाम खरीदे, उनको जहाज में ठूसा जाएगा, भरा जाएगा, जंजीर डाली जाएगी, फिर उनको कहां ले जाया जाएगा, यहां पर इनसे जो है काम वाम करवाया जाएगा। तो ये यहां पर कुछ ऐसी स्थिति हुआ करती थी। तो आप पढ़ लेना थोड़ा सा, आपको पूरी जो है समझ में आ जाएगा। 3 महीने लगते थे, यानी कि यहां से यहां तक जाने में 3 महीने लगा करते थे। कितने महीने सर, 3 महीने, 3 महीने लगते थे, 3 महीने लगा करते थे। 3 महीने में यहां से लेके यहां तक 3 महीने जहाज से जाया करते थे, 3 महीने लगते थे। उसके बाद जो आप बोल सकते हो उनसे बढ़िया तरीके से जो है काम वाम करवाया जाता था। याद रखना भाई, 18वीं सदी आते आते आप देखोगे फ्रांस में दास प्रथा की निंदा करी जाने लगी, और आप फाइनली देखोगे 1794 में, है ना, जब कन्वेंशन आई थी। अब याद रखना, कन्वेंशन का एक बहुत ही सकारात्मक, यानी कि हमारे जो मैक्स मिलर साहब जो थे, इनका सबसे पॉजिटिव चीज क्या रही, इन्होंने मरवाया तो बहुतों को, लेकिन आप याद रखना कन्वेंशन के आने के बाद आप देखोगे फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी देशों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। मतलब यह हुआ कि फ्रांस ने कानून पारित किया कि अब सभी जो भी हमारे उपनिवेशक देश हैं, जहां भी हमने कब्जा करके रखा हुआ है, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर जितने भी स्लेव हैं, जितने भी हमारे जो आप बोल सकते हो गुलाम जो है, इनको क्या कर दिया जाएगा, इनको रिहा कर दिया जाएगा, इनको जो है क्या कर दिया जाएगा, उनको मुक्ति दे दी जाएगी, मतलब इनको छोड़ दिया जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर इन्होंने स्लेव ट्रेड जो था हमारी जो दास प्रथा जो थी, इसका उन्मूलन कर दिया 1794 में। कब, जब कन्वेंशन की सरकार थी, जब हमारे मैक्स मिलर रॉबेस्पियर का शासन था। क्लियर हुआ ना। फिर आप देखोगे जब हमारे नेपोलियन साहब आए, तो नेपोलियन ने फिर से इसको लागू कर दिया था, फिर से स्लेव ट्रेड को चालू कर दिया था नेपोलियन के बाद, आप देखोगे। लेकिन आप देखोगे 1794 में इसको खत्म कर दिया जाता है, कि एक कानून पारित किया जाता है कि भैया दास प्रथा का हम उन्मूलन करेंगे, बंद करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, हाँ ना, फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी चीजें हुई। तो आप बोल सकते हो कि भैया
एक फ्रांसीसी क्रांति से आपको क्या सीखने को मिला, क्या सीखने को मिला? तो आप देखोगे ना, फ्रांसीसी क्रांति एक ऐसी घटना है ना जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरीके से एक देश में एक ऐसी क्रांति आई जिसका ना सिर्फ फ्रांस पे बल्कि पूरी दुनिया पे असर पड़ा। आज आप देखते हो ना, हमारे यहां पर विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हमने कहां से उठाए हैं भाई? हमने फ्रांस से ही उठाए हैं बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट। तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ फ्रांस में बदलाव हुआ, फ्रांस से पूरे यूरोप में और पूरी दुनिया में जो है आप बोल सकते हो फ्रांसीसी क्रांति का जो है प्रभाव देखने को मिलता है। तभी तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना भाई, तभी तो हम चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? आज जो आप देखते हो ना, आज हमारी सरकार कैसी है, आज देखोगे विश्व की ज्यादातर जो सरकारें हैं वो कैसी सरकारें हैं? लोकतांत्रिक सरकारें हैं। और आप बोल सकते हो कि इसकी जड़ें जो थी कहां निकली थी, इसकी जड़ें कहां निकली थी, चिंगारी कहां उठी थी? तो आप देखोगे इसकी सारी जड़ें जो है वो फ्रांस में ही जमा है। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ। और आप देखोगे फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या हुए थे, फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही देखोगे राष्ट्र की मांग उठनी शुरू हुई थी। राष्ट्र की मांग, राष्ट्रवादी क्रांति जो हुई थी कि अब हमें राजा वाजा नहीं चाहिए, अब हमें कोई एक राष्ट्र चाहिए, एक नेशन चाहिए, हम एक अपना देश बनाएंगे। तो ये सब मांग कब से शुरू हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद से ही शुरू हुई थी। अगर फ्रांसीसी क्रांति बेटा ना होती ना तो आज हम किसी राजा के अंडर में रह के गुलामी कर रहे होते, याद रखना। ठीक है, क्लियर हुआ ना? तो ये चैप्टर जो था इसका निष्कर्ष ये था, ये सारी चीजें हुई कंप्लीट। अच्छा, अब यहां पर कुछ एक काम करते हैं भाई, देखो एक काम करना है अपन को। चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटा जी, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आप देखो यहां पे कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनके आंसर लेके आया हूं मैं। मैंने कुछ अलग नहीं पढ़ाया इसमें, जो भी मैंने पढ़ाया है वो सारे आंसर लिखे हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ोगे, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? कौन से समूह जो है सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजे से समाज के किन समूहों पर जो है निराशा हुई? इसके आंसर भी आपको लिखे हुए हैं। पढ़ना है इन आंसर्स को, पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद जो आंसर देखने हैं आपको। ये सारी जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? पढ़ना, एक एक चीज जो आपको समझ में आएगी, एक एक चीज आपको जो समझ में आएगी। लघु उत्तरीय प्रश्न की हम बात करें, यहां पर क्या दे रखे हैं? जैसे उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका जो है उदय फ्रांसीसी क्रांति में हो। मतलब ऐसे कौन से अधिकार हैं जो आज हमें मिले हुए हैं लेकिन जिनका उदय कब हुआ था? जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। जैसे हम बात करें स्वतंत्रता, हमारा जो संविधान है वो क्या देता है हमें? स्वतंत्रता देता है। ये कहां से उठाया हमने? फ्रांस से। समानता देता है, कहां से उठाया हमने? फ्रांस से उठाया है। तो वो सारी चीजें आपको जो लिखनी है, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संविधान उपचार का अधिकार, ये सारे जो अधिकार है ये हमने कहां से उठाए हैं? कहीं ना कहीं हमने फ्रांस के संविधान से उठाए हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है ना? फिर नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? तो मैंने आपको बता दिया नेपोलियन का उदय कैसे हुआ। नेपोलियन एक क्या था? नेपोलियन एक जो है आर्मी जनरल था, है ना? और आप देखोगे 1794 तक तो आर्मी जनरल में था। उसके बाद आप देखोगे जब इसको पता लगा, क्योंकि इसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी, जब इसको पता लगा कि पूरे फ्रांस में एक तरीके से राजनीतिक अस्थिरता आ रखी है, तो उसने पूरा, मतलब होता है ना एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना, है ना, मौके का फायदा उठाया इसने, और आप देखोगे ये राजा बन जाता है। तो पढ़ लेना, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? तो प्रॉपर तरीके से आपको परिस्थितियां लिख देनी है कि क्या क्या हालत थी फ्रांस की, किन किन हालत की वजह से आप बोल सकते हो कि एक क्रांति ने जो है फ्रांस में जन्म ले लिया। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब क्विज कर लेते हैं, फटाफट से क्विज करते हैं, उसके बाद क्लास को जो एंड करते हैं। ठीक है, क्विज कर लेते हैं। सर क्लास बेटा आज वीडियो कॉल नहीं, आई एम रियली सॉरी बेटा, आज ना इस स्टूडियो में एक सेशन लगा हुआ है जो कि 5 मिनट बाद शुरू होगा और मुझे क्लास अभी खत्म करनी है बेटा जी। मैं आपसे वादा करता हूं बेटा जी, मैं वादा करता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल की जो क्लास होगी उसमें मैं प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो कॉल करूंगा, पक्का, प्रॉमिस, है ना, पिंकी प्रॉमिस। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, ये करो। पादरी किस स्टेट के अंतर्गत शामिल था? फटाफट से बताओ जल्दी से, है ना? सारे बच्चों को सही आंसर देना है, बिल्कुल सही आंसर देना है सारे बच्चों को। ठीक है, चले, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज थोड़ा सा लेट हो रहा हूं बेटा, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, 15-20 मिनट क्लास और खींच देते। आई एम रियली सॉरी। इस स्टूडियो में मेरे को बोला गया है कि 1 घंटे में क्लास खत्म कर देनी है, फिर भी अब 2 मिनट बचे हुए हैं बेटा जी। आई एम रियली सॉरी, वरना करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कल करते हैं अपन। ठीक है, चले। तो भाई पादरी की बात करूं तो पहले स्टेट में आते थे ये लोग, है ना? तो 71, अभी भी भाई बच्चे गलत कर रहे हैं, गलत बात है ना, गलत बात है। ठीक है ना, चलिए तो एक काम करते हैं भाई, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो आप देखोगे जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 1804 में नेपोलियन जो था वो फ्रांस का सम्राट बन जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। हाँ, ये वाला करते हैं। लुई सोलहवें के पतन के बाद छोटे दुकानदारों और कारीगरों ने नेता कौन थे? फटाफट से बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी प्रश्न करो। लुई सोलहवें का पतन हो गया, मर गया लुई सोलहवां, उसके बाद जो छोटे दुकानदार हैं, कारीगर हैं, छोटे मोटे जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इनका मसीहा कौन बना, जिसने बाद में अपनी सरकार बनाई, जिसको हम कन्वेंशन बोलते थे? फटाफट से बताओ। अब तो मैंने आंसर बता दिया, वॉल्टियर, रूसो, मैक्स मिलर रॉबिस्पियर या फिर जॉन लॉक? जॉन लॉक। बताओ फटाफट से बताओ, ये आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद जो है जो बचे हुए क्वेश्चन है आप होमवर्क में करके लाएंगे। ठीक है, ठीक है, चले, बहुत ही बढ़िया, जल्दी कर लेते हैं फटाफट से। शेर हो तुम, शेर,
ये गलत मत करना, बहुत दुख होगा मुझे अगर तुमने गलत किया तो, दिल टूट जाएगा मेरा सच में। बदन पे सितारे, करो करो जल्दी से करो। पोल नहीं आया बेटा, पोल तो आना चाहिए, पोल क्यों नहीं आता? पोल में पोल खुल जाती है तुम्हारी। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। 76% लोगों ने, अभी भी भाई 20 से 25% बच्चा कर क्या रहा है, 24% बच्चा क्या कर रहा है ना? डॉक्टर समर, सुमित, अमरीश, संकल्प, रुद्र, प्रिंस, सुशील, स्नेहा, अनन्या, लक्ष्य शर्मा। वेरी गुड बेटा। देखते हैं विनर कौन है हमारा। बहुत ही बढ़िया, तो हमारा अमरीश, सुमित और रुद्र जो है विनर है। बाकी सबने अच्छा परफॉर्म किया, वेरी गुड बेटा। संकल्प, कुणाल, निमित, उत्तम, वेरी गुड। देव, प्रिंस, द्विवेदी, मोहम्मद उमान, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सो एक काम करते हैं, बाकी जो प्रश्न है आप होमवर्क में करके लाना, होमवर्क में करके लाना। बाकी आज की क्लास जो यहीं तक रखते हैं। आज हमने किसके बारे में बात की? सो बेसिकली आज हमने डायरेक्टरी के बारे में बात की, किस तरीके से डायरेक्टरी बनी, किस तरीके से हमारा जो आतंक का राज है, किस तरीके से जब रॉबस्पियर जो होता है उसका आतंक खत्म होता है, उसको मरवा दिया जाता है, किस तरीके से डायरेक्टरी बनती है, और किस तरीके से भाई डायरेक्टरी के बाद नेपोलियन को मौका मिलता है कि उसका फायदा उठाया जाए, किस तरीके से राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाया जाए। उसी के साथ आप देखोगे किस तरीके से है ना डायरेक्टरी का भी पतन हो जाता है और फाइनली सत्ता किसके हाथ में आ जाती है? नेपोलियन के हाथ में आ जाती है। इसके अलावा हमने औरतों के अधिकारों के बारे में बात की और दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ इसके बारे में हमने बात की। ठीक है, क्लियर हुआ? तो भाई ये सारी चीजें हमने आज के चैप्टर में पढ़ ली हैं। जो भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं प्लीज उनकी प्रैक्टिस करना। आंसर भी लिखे हुए हैं, आंसर देखना नहीं है। बहुत पिटाई करूंगा, बहुत पिटाई करेंगे। चलो ठीक है, भागो भागो, है ना? चलो ठीक है, आज हमने तुम्हें आजाद कर दिया है। फ्रांसीसी क्रांति जो चैप्टर था समाप्त हुआ भाई, खूबसूरत चैप्टर था जिससे हमने बहुत सारी चीजें